हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, स्पेशली प्री और मेंस में। तो ये जो भी एनालिसिस है शॉर्ट रहेगा, ब्रीफ में चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा समरी के तौर पे, और उन पॉइंट को कनेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके ऑफिशियल यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है, प्लस जो स्टेट पीसीएस का सिलेबस है उसके लिहाज से हम आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के साथ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के, प्लस जो हमारे फैकल्टी टीम का जिसने इसको प्रस्तुत किया है और मैं जो आपके समक्ष प्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, सिलेक्शन का, तो उसके हिसाब से हम चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने फाउंडेशन जो है अपना स्ट्रांग रखा है, फाउंडेशन को कवर किया है, तभी चीजें आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंटिन्यू करेंगे और खुद से थोड़ा बहुत पीडीएफ को पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो इसीलिए जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा उसी पॉइंट में मैं हाईलाइट करूंगा। ओके, बाकी इसमें आपका अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों के लिए ही। तो अभी 1 साल पूरा बचा हुआ है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो आप हमारे क्लासेस से जो आपका बेसिक्स है, जो फाउंडेशनल लर्निंग है, वो आप ले सकते हैं फ्रॉम 0 to 100। ओके, पूरा चीजें हम आपको स्क्रैच से बिगिनिंग से एंड तक समझाएंगे। बाकी कोर्स का जो भी हाईलाइट है उसको इस पे मेंशन किया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फोन नंबर मेंशन किया हुआ है, ये हमारा वन एंड ओनली ऑफिशियल नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप फर्दर डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इमरजेंसी के ऊपर डिफरेंट न्यूज़पेपर में डिफरेंट आर्टिकल देखे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, पास्ट में भी हमने कंटिन्यूअसली इसको डिस्कस करते आए हैं हम। तो इसमें अभी आप ध्यान दीजिए कि क्या हम कौन से 3 लेसन हैं जो नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975 25 जून को जो आपका डिक्लेयर किया गया था, जिसका कॉज था इंटरनल डिस्टरबेंस। ओके, तो उसकी वजह से हमें हमारे देश में डेमोक्रेसी के साथ कंप्रोमाइज हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंप्रोमाइज हुआ था, गवर्नमेंट जो हमारी थी वो ऑटोक्रेटिक हो गई थी, बहुत ज्यादा डिस्पोटिक हो गई थी। ओके, तो वो सब हमने देखा, तो उससे हमने बहुत सारा लेसन पास्ट में लिया है। तो अभी डिफरेंट और 3 लेसन इसमें दिए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ओके, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कब डिक्लेयर हुआ था? 25 जून 1975 को। होने का रीजन क्या था कि आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसने जो उस समय की पीएम साहिबा थी इंदिरा गांधी जी, उनका जो इलेक्शन था उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया था और आपके 6 साल के लिए बैन लगा दिया गया था। ओके, तो उसकी वजह से ही क्या हुआ आप देख सकते हैं कि ये 12 जून का था जो वर्डिक्ट था, और 25 जून को आफ्टर 13 डेज क्या कर दिया गया, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया। जो सिविल लिबर्टीज थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाया गया, अपोजिशन पार्टीज को मास अरेस्ट किया गया, जो लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उनको अरेस्ट किया गया, और पावर का कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ। और उसमें जो डिफरेंट आपकी आरएसएस है, संघ परिवार है, ऑपोजिशन लीडर्स है, ओके, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, रेजिस्टेंस दिखाया था अगेंस्ट दिस अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। ओके, फिर विड्रॉ कर लिया गया था 1977 को, और इसी के बाद क्या है, कांग्रेस ने हिस्टोरिक डिफीट प्राप्त की थी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का डोमिनेंस लगातार बना हुआ था। तो अभी कौन से 3 लेसन है जो हम इससे ले सकते हैं? एक तो क्या है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कभी नहीं होना चाहिए। जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होता है उससे क्या होता है, जो डेमोक्रेसी है वो वीक होती है, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जो इंटरनल डिके है वो होने नहीं देना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर जब इंटरनल डिके होता है, कोई एक लीडर आपका रोल प्ले करने लगता है डिक्टेटोरियल मैनर में, तो क्या होता है, ऐसे असुविधाएं हम फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होना जरूरी है, मेरिट बेस्ड लीडरशिप होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश के पार्टी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब आपको इन शब्दों के ऊपर गौर करना होगा मेंस का आंसर लिखते हुए। बाकी प्रीलिम्स के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी रहेगी। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट लेसन हम क्या ले सकते हैं। पार्टी रिफॉर्म्स आर अर्जेंट एंड एसेंशियल। तो पार्टी के अंदर रिफॉर्म होना बहुत ज्यादा
एसेंशियल है, क्योंकि अब देखते हैं कि पार्टी के अंदर फंडिंग कहाँ से आ रही है। ओके, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखा जाता है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं देखा जाता है, जो क्या करता है पार्टी को वीक करता है। तो इसको दूर करना जरूरी है, जो हमारे देश के पार्टीज के अंदर देखा जाता है और वेस्टर्न नेशन के जो पार्टीज है उसमें कम देखा जाता है। रिफॉर्म क्या है, आपके इलेक्शन होना जरूरी है, इंट्रा पार्टी आपके इलेक्शंस। ओके, फिर आपका पब्लिक ऑडिट होना जरूरी है कि पार्टी कहाँ से फंड प्राप्त कर रही है, लीगल इलीगल कैसे चैनल से। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में आप देख सकते हैं अकाउंटेबल पार्टी फंक्शनिंग नहीं है, कोई एक दो लीडर के ऊपर ही पार्टी बेस्ड होके रहता है, जो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। फिर आपका इंटेलेक्चुअल फ्रीडम इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, ओके, वो होना बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए। अभी आप जिस समय इमरजेंसी लगाया गया था उस समय जो आपके लेखक थे, राइटर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, उन सभी के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के ऊपर आपकी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। तो उससे क्या होता है, जो आपका लोगों का एक्सप्रेशन है, जो क्रिटिकल एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट को लेके, वो आपका जाहिर नहीं होता है, तब पब्लिक ओपिनियन फॉर्म नहीं होती है और गवर्नमेंट क्या करती है, आराम से अपना डिक्टेटोरियल नेचर दिखाती है। तो इसीलिए क्या है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को आपका बरकरार रखना इन अ डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट अगेन इमरजेंसी के ऊपर ही है। तो इमरजेंसी के समय आपका क्या हुआ था, उस समय एक आपका पॉलिटिक्स ऑफ द बॉडी देखा गया था। तो बॉडी में इसका मतलब है जो आपका उस समय किचन कैबिनेट बना था इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी और उनके जो बेटे थे संजय गांधी जी। तो अभी ऐसा भी आपका क्रिटिसिज्म है कि आपका जो इंदिरा गांधी जी थे वो पीएम थे, लेकिन उससे भी ज्यादा डिसीजन मेकिंग कौन करता था, जो अनइलेक्टेड बेटा था उनका। ओके, वो एमपी भी नहीं थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, देश में डिसीजन ले रहे थे। और जो नसबंदी का डिसीजन था, स्टेरलाइजेशन का जो डिसीजन था फैमिली प्लानिंग के लिए या फिर आपका पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, वो काफी इनफेमस था, काफी कोअर्सिव था, जिसके वजह से क्या हुआ, आपकी पार्टी का जो इमेज था बहुत ज्यादा खराब हुआ और पार्टी ने पूरे ऑल इंडिया वाइज अपना सपोर्ट लूज किया। और पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी 1977 का इलेक्शन हारने का, ये सबसे बड़ा एक वजह था, क्योंकि ओवर 8 मिलियन आपका पॉपुलेशन का मेल स्टेरलाइजेशन हुआ था। ओके, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि 8 मिलियन 80 लाख लोगों का स्टेरलाइजेशन हुआ है। तो 80 लाख सफरर है और बाकी जो डरे हुए थे, तो उन्होंने सबने क्या किया, पार्टी को जो सपोर्ट था इतने दिनों से दिया था वो हटा दिया। तो अभी इससे देखा जाता है कि आपका ध्यान रखिएगा कि आपका जो पार्टी है उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होना जरूरी है, जो अभी हमने देखा। ओके, जो अथॉरिटी यूज करती है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वो अथॉरिटी आपकी लेजिटिमेट होना चाहिए, मतलब वैध अथॉरिटी होना चाहिए। अभी जो भी पॉलिसीज थी बाई संजय गांधी, वो काफी कोअर्सिव थी और आपकी अथॉरिटी के तहत भी नहीं थी, क्योंकि ना वो तो इलेक्टेड एमपी थे ना कोई मिनिस्टर्स थे। ओके, क्योंकि मदर पीएम थी, तो उन्होंने क्या किया, जो पावर था उसका बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल था, फंडामेंटल राइट्स था, ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको वायलेट किया गया, जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। जो फ्रीडम टू चूज था कि हम अपने कितना रिप्रोडक्शन करना है वो खुद चूज कर सकते हैं एक कपल। ओके, तो उसमें जो आपका रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था, ये बहुत ज्यादा वायलेटिव था फंडामेंटल राइट्स को लेके, स्पेशली आर्टिकल 21 को लेके। अभी नो डाउट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अंडर आर्टिकल 39 की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आपका एब्यूसिव तरीके से नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज रिमेन अबव, तो ऊपर रहता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जब इंप्लीमेंट किया जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि कम से कम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपका रेस्ट्रिक्शन हो, कम से कम। ओके, अदरवाइज क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन मीन्स डेमोक्रेसी का वायलेशन होता है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल को स्टेट ने कैसे कोर्स किया, कोर्स वर्सेस कंसेंट। अभी कंसेंट के साथ कुछ काम करते हैं तो वो सही है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए ठीक है, लेकिन नज पॉलिसी के तहत, बिहेवियरल चेंज के तहत, एटीट्यूडनल चेंज के तहत करना जरूरी है। अगर ऐसे फोर्स्ड पॉलिसी इंपोज करेंगे वो भी इन एन डेमोक्रेसी, तो वो इन अ डेमोक्रेसी तो वो बहुत क्या है, आपका एक्सेप्टेबल नहीं है और पॉलिसी फेलियर का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये देख सकते हैं कि पॉलिसी फेलियर क्या, गवर्नमेंट ही फेल हो गई, गवर्नमेंट फिर से री इलेक्ट होके नहीं आई। तो अभी ध्यान रखिएगा ये सब चीजें
आप जब पॉलिसी मेकिंग को कैसे किया जाना चाहिए, कैसे कंसेंट होना एक डेमोक्रेसी में जरूरी है, कैसे कोआर्सिव पॉलिसीज क्या कर सकती है, इवन गवर्नमेंट को भी आपका थ्रो आउट कर सकती है, तो ये जानना जरूरी है। तो इसीलिए जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेती है, इट शुड बी राइट बेस्ड, इट शुड बी डेमोक्रेटिक, इट शुड बी चॉइस ड्रिवन पॉलिसी, चॉइस के तहत ही लेना चाहिए, पीपल का कंसेंट को देख लेना चाहिए, पीपल रेडी है या नहीं है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें अभी ध्यान दीजिएगा कि आपका डिफरेंट इसमें रिफ्लेक्शंस दिखाया गया है, जैसे स्टेट कंट्रोल ओवर बॉडी, तो डिफरेंट बॉडी के ऊपर जब स्टेट का कंट्रोल ओवर हो जाता है तो जो भी बॉडी होती है वो क्या करती है, ऑटोनॉमसली फंक्शन नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के इशारों में नाचना पड़ता है, ना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ के इशारों पे, जो काफी अनडेमोक्रेटिक है और काफी आपकी अथॉरिटेटिव है और वायलेटिव टू दी फंडामेंटल राइट्स है। फिर डेमोक्रेसी वर्सेस टेक्नोक्रेसी, तो अभी ध्यान रखिएगा डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, ओके, जो टेक्नोक्रेट्स गोल है लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, तो उसके लिए आपका क्या है, पॉलिसी को थोपने से नहीं होगा, उसके लिए पीपल को रेडी करना जरूरी रहेगा, पीपल का व्यू लेना जरूरी रहेगा, ओपिनियन लेना जरूरी रहेगा। ओके, प्लस आपका जो गवर्नेंस है, जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, इवोल्यूशन करती है, फिर रीडिजाइन करती है, तो उसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस में जो भी फंक्शनिंग है, इट शुड बी एथिकल, ओके, इट शुड नॉट बी अनएथिकल, इट शुड नॉट बी इमोरल, अदरवाइज इट विल लूज पीपल्स सपोर्ट। ओके, सो लेसन हम पास्ट से अभी इन फ्यूचर कोई भी गवर्नेंस एक्टिविटीज है, इट शुड बी एथिकल, इट शुड बी डेमोक्रेटिक, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, अदरवाइज क्या होगा, आपका जो पॉलिसीज है उसमें लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा। ओके, रेवोल्यूशन जैसे प्रॉब्लम, प्रोटेस्ट जैसे प्रॉब्लम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा इसमें अभी ऐसा आपको डिफरेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है प्लस जो क्वेश्चंस है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस जो आर्टिकल है इससे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें आपकी इसमें देख सकते हैं कि द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज हैज एनहांस द डेमोक्रेटिक डायमेंशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो अभी इस आर्टिकल से आपको कैसे लग रहा है कि मैंने तो रीजनल पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इससे आप सीख सकते हैं कि जब ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है पॉलिटिक्स, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा अपना हुक्म जमाने लगती है, ऑटोक्रेटिक हो जाती है, तो स्टेट लेवल पे डिफरेंट रीजनल पार्टीज का राइज होता है। तो इससे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि 1967, 77 इसके बाद रीजनल पार्टीज का राइज बहुत ज्यादा बढ़ गया था और स्टेट लेवल पे रीजनल पार्टीज जो है वो पावर पे आने लगी थी। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द सॉरी स्टेट ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो अभी साउथ एशिया में टोटल 8 स्टेट है, तो वो टोटल 8 स्टेट कौन से है, तो इंडिया के जो सराउंडिंग स्टेट है आपके स्टार्टिंग फ्रॉम आप नॉर्थ वेस्ट से अगर देखें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओके, देन आपको देखना होगा अबाउट नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश, ओके, नॉट म्यांमार, हाँ, देन आपके श्रीलंका, मालदीव्स, तो ये सभी जो नेशन है ये आपके साउथ एशिया में आती है, साउथ एशिया कहा जाता है इस रीजन को, इंडिया इटसेल्फ लाइज इन साउथ एशिया। तो अभी साउथ एशिया में क्या है, आपका एक बहुत ज्यादा सॉरी स्टेट है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा कम है। अभी अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान, ओके, दोनों ही पोटेंशियल देश है, पोटेंशियलिटीज है, इंडिया के पास जो पोटेंशियलिटीज है इसने इसको एक्सप्लोर किया है, पाकिस्तान ने तो एक्सप्लोर ही नहीं किया है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा को लेके पड़ा रहता है या फिर टेररिज्म फैलाता रहता है, तो इसीलिए क्या है, पाकिस्तान ने तो ये एक्सप्लॉइट ही नहीं किया है। ओके, और अगर देखें साउथ एशिया में तो इंडिया ही ऐसी एक इकोनॉमी है जो बहुत ज्यादा आपकी डेवलप कर पाई है बिकॉज ऑफ बेटर पॉलिसीज। तो बाकी जो इकोनॉमीज है आप देख सकते हैं, जैसे बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, नेपाल में भी इंस्टेबिलिटी देखा जाता है, ओके, फिर आपके जो मालदीव्स है उसमें भी इंस्टेबिलिटी देखी जाती है, श्रीलंका में हाल ही में इंस्टेबिलिटी देखा गया। तो इस रीजन में क्या है, एक दूसरे देश एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं और एक दूसरे देश एक दूसरे को टांग खींचने में लगे रहते हैं। ओके, जैसे नेपाल चाइना से मिलके इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसीज लेते रहता है, बांग्लादेश का जो अभी हालत है, ओके, जो चाइना के साथ प्रॉक्सिमिटी बना रहा है, तो अपने पड़ोसी देश के साथ ही क्या है, ये अच्छे रिलेशन नहीं रखते हैं और इंडिया को आपके ट्रस्ट नहीं करते, जबकि इंडिया क्या है, कभी भी कोऑर्सिव पॉलिसी नहीं लेता है, हमारा पॉलिसी कभी कोऑर्सिव नहीं होता है, हम चाहते हैं कि एक साथ म्यूचुअल डेवलपमेंट हो। ओके, तो अभी इसमें अगर देखिए साउथ एशियन इकोनॉमी में आपका या फिर साउथ एशिया में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ना होने का
4-5 वजह आप देख सकते हैं। एक तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, तो पाकिस्तान में देखे तो आपका क्या है, बहुत वीक डेमोक्रेसी है। फिर नेपाल में हाल ही में डेमोक्रेसी आया, इतना दिन तो राजतंत्र था। ओके, देन आप अगर श्रीलंका में देखे तो उसमें भी हाल ही में जो आपका पॉलिटिकल अपहीवल देखा गया था। देन बांग्लादेश का हालत तो आप देख ही रहे हैं। ओके, तो ये सभी एक रीजन है, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है, जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो डिफरेंस है। दूसरा नंबर देखे तो अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस रीजन में। ओके, तीसरा नंबर आप देखे तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, चौथा देखे तो आप जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है बाय कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, तो ये भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। फिर इस रीजन का जो दो सबसे बड़ा देश के बीच में क्या है प्रॉब्लम है, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इसका मेन कॉज है पाकिस्तान। ओके, तो ये सब रीजन है कि आपका जो हमारा साउथ एशिया है उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि इसका पोटेंशियलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अगर साउथ एशिया एक साथ मिलके ओके एशियन इकोनॉमी की तरह, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी की तरह अगर आगे बढ़ना चाहे तो हम वर्ल्ड में क्या है आपके टॉप में आ सकते हैं, ये जो रीजन है। ओके, लेकिन इनके खुद के बीच क्या है, रिलेशंस ठीक नहीं है। तो कोशिश किया गया था बाई इंडिया की शार्क बनाया जाए, फिर साफ्टा बनाया जाए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बनाया जाए। ओके, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान के जो पॉलिसीज है उसकी वजह से सार्क साफ्टा फेलियर रहा। ओके, फिर बीमस्टेक, इसीलिए हमने क्या किया, बीमस्टेक का रुख मोड़ा। ओके, जिसमें पाकिस्तान क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो अभी अगर साउथ एशिया का पूरा देखे, पाकिस्तान इसमें एक्सक्लूडेड है, मालदीव्स भी इसमें एक्सक्लूडेड है। ओके, तो अभी इसमें अगर देखे तो ओवरऑल साउथ एशिया का कनेक्शन देखे तो इसमें क्या करना है, सभी देशों को आपस में जुड़ के अपनी जो टेंशन है, बॉर्डर टेंशन है, जो भी है, इसको पहले सुलझाना है। उसके बाद कोऑपरेशन करना है ताकि क्या किया जा सके, लॉन्ग टर्म पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोस्टर किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, मेंस में बहुत जरूरी ये टॉपिक रहेगा, पूछा जा सकता है साउथ एशिया के बारे में। ओके, क्योंकि हमारे रीजन के बारे में पूछा जाएगा। देन आप इसमें जो भी इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। फिर सार्क क्या है, कब फॉर्म हुआ था, 1985 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर्स है। ओके, साफ्टा क्या है, फिर बीमस्टेक क्या है, ये देख लीजिएगा, ये आते रहता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, आर वी ऑन ट्रैक फॉर टेक एडवांसमेंट। तो क्या हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए ट्रैक में है। ओके, तो अभी इसमें स्पेशली साइंस एंड टेक को लेके कल हमने जो आर्टिकल देखा था उसी लाइन पे ये आर्टिकल बात कर रहा है कि टेक एडवांसमेंट में अभी भी हम क्या है, बहुत पीछे हैं। तो इसमें आप हमेशा ही देखते हैं कि 1990 से पहले, बिफोर आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बिफोर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो भी आपका टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो डीआरडीओ हो या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो या फिर भारत इलेक्ट्रिकल्स हो, ओके, या फिर इसरो हो या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हो, ओके, या फिर आईसीएमआर हो, तो ये स्टेट लेड डेवलपमेंट था। फिर 1990 से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर लेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में ध्यान दी गई, जिससे आईटी सर्विसेज में, फार्मास्यूटिकल्स में हमने डेवलपमेंट हासिल की। लेकिन अभी भी अगर हम देखें ओवरऑल, ओके, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए कंपेयर टू दी अदर वेस्टर्न नेशंस और अदर यूरोपियन नेशंस, ओके, देन मिडिल ईस्टर्न नेशंस लाइक इजराइल और एशिया के नेशंस लाइक साउथ कोरिया, जापान, चाइना, तो हम बहुत लैग कर रहे हैं। तो इसका लैगिंग का मैंने वजह आपको ऑलरेडी बताया है कि गवर्नमेंट जो आर&डी में स्पेंडिंग करती है वो बहुत ज्यादा कम है, 0.7% ऑफ जीडीपी है, जो मेंस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, बाकी ध्यान रखिएगा, ऐसे हिस्टोरिकल ऐसे समझना है एक लिंक के जरिए। ओके, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि 1991 के बाद आपका प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन कंपेयर टू आपके अदर रीजन, ओके, अदर यूरोपियन स्टेट, वो बहुत ही कम है। तो लगभग 70%, 65 से 70% तो गवर्नमेंट ही खर्चा करती है, और जो खर्चा क्या है, बहुत ही कम है, जबकि डेवलप नेशन में 2% से लेके 5% तक है। तो ये जरूरी है। फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ओवरहॉलिंग करना जरूरी है, एक इनोवेटिव माहौल का लाना, एक ट्रांसफॉर्मेटिव माहौल का लाना, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग का लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है। ओके, फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी बनाया गया है, एनआरएफ। तो ये सभी चीजें, फिर अटल इनोवेशन मिशन लिया गया है। तो इन सभी चीजों को आगे बढ़ाना जरूरी रहेगा। फिर स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट कोलैबोरेशंस के बारे में गवर्नमेंट ने बात की है। फिर आपके डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट कोलैबोरेशंस की आपकी प्रचेष्टा की जा रही है। तो ये सभी जरूरी रहेगा, जो भी बॉटलनेक्स है उनको दूर करना होगा, क्योंकि जब तक हम आपके साइंस एंड टेक में आगे नहीं बढ़ेंगे, एआई में, बायोटेक्नोलॉजी में, क्वांटम रेस में, ओके, तो हम डेवलप
नेशंस बनने में हम पिछड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, इन सभी चीजों में गौर करना जरूरी रहेगा। ओवरऑल इंडिया ने परफॉर्मेंस अपना हाल ही के समय पे अच्छा दिखाया है, इसीलिए हम ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में, ये 40 नहीं 39 होना चाहिए मुझे जहां तक ध्यान है। ओके, तो उस रैंकिंग में मतलब हमने बहुत सुधार की है, 100 से हम क्या है डबल डिजिट में आ गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीड्स ट्रांसफॉर्मेटिव पुश। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो हम ग्लोबल लेवल में अगर कंपेयर करें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, बहुत ही कम मैन्युफैक्चर करता है कंपेयर टू राइजिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, साउथ कोरिया, जापान। ओके, तो अभी राइजिंग इकोनॉमी में चाइना, बाकी ऑलरेडी राइज इकोनॉमी में साउथ कोरिया एंड जापान। तो ये नेशंस हमारे से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जबकि हम भी वो पोटेंशियलिटी रखते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को चालू किया है, जिससे के तहत क्या करना है, आपका गवर्नमेंट क्या करेगी इस मिशन के तहत आपका R&D में फोकस करेगी। ओके, फिर जो आपके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है वो देगी, ताकि आपके डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है वो बने और मैन्युफैक्चरिंग में पुश मिले। और इसी के साथ क्या करना है, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना है, स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना जरूरी रहेगा। इसी के साथ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी आपका ठीक करना जरूरी रहेगा। अगर आप हमारे एनालिसिस में पास्ट 5 मंथ से अगर देख रहे हैं तो आपने एक चीज गौर किया होगा कि हम आपको पूरा चीजों को लिंक करके दिखाते हैं। ओके, हिस्ट्री से ये जो भी लिंक है, तो अभी आपको लगेगा कि सेम सेम चीज रिपीट हो रही है। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक इंसिडेंट होता है, अभी जैसे 1991 का जो रिफॉर्म है, अभी 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये सोसाइटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ओके, पॉलिटी के ऊपर, हर चीज के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो इसीलिए आपको एक घटना को सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखना है। ओके, तो वो चीजें आपको समझनी जरूरी रहेंगी, तभी अभी आप होलिस्टिक आंसर लिख सकते हैं। बाकी इसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस दिया है कि हमें MSME में, स्टार्टअप्स में और ध्यान देना जरूरी रहेगा। उसके लिए PLI स्कीम है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, तो इन सभी चीजों को आप जोड़ के लिखेंगे। बस शब्दों में आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना है, आप कोई भी आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी इंक्लूसिव। तो अभी हमारे देश में अगर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अगर देखें, हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ही ज्यादा कम है, ये लेस देन 5% है। ओके, आप रूरल एरिया में तो बहुत ही कम है, अर्बन एरिया में जो थोड़े बहुत आपके अवेयर लोग हैं वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस को परचेस करते हैं। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्यों है? इंश्योरेंस तो जरूरी इसीलिए है कि इन फ्यूचर में ये हमें एश्योर करता है कोई भी डैमेज से, कोई भी आपके लाइबिलिटी से, जिससे क्या होगा, हम बच सकते हैं। ओके, थ्रू इंश्योरेंस। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में मोर देन 50% जो आपका हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर होता है, ओके, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रहता है। तो आउट ऑफ पॉकेट मतलब आप अपने पॉकेट से खर्च करते हैं। और हेल्थ क्राइसिस के समय लोगों का ये हालत होता है कि जो आपके पोर है और पोर हो जाते हैं, जो मिडिल क्लास है वो एकदम आपके लोअर मिडिल क्लास लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हेल्थ का क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो इससे निपटने के लिए सबसे जरूरी एक इसका मुद्दा क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस को इंक्लूसिव बनाना जरूरी है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इतना कुछ बेनिफिट देता है, फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेके लोग इतने आपके कंसर्न क्यों नहीं दिखते हैं, या फिर क्यों नहीं करवाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस? तो इसका एक नंबर रीजन तो है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, नंबर 2, जो इंश्योरेंस लेते हैं उनका क्या है, जो एक्सपीरियंस है काफी खराब है। मतलब समय पे आपका इंश्योरेंस क्लेम ना मिलना, या फिर जितना आपका वादा किया गया था उससे बहुत कम मिलना। ओके, तो इन सभी चीजों के चलते क्या होता है, इंश्योरेंस लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, और या फिर एक्सेसिव प्रीमियम होना। तो ये सभी प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम से हमें निपटना जरूरी है। तो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है IRDAI, जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, तो इनको बेटर पॉलिसी डिजाइन करनी जरूरी है, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस को इंक्लूसिव बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में गवर्नमेंट ने खुद इंश्योरेंस परचेस किया और लोगों को बेचा कि लोग तो ये क्या है, बेटर है। तो एक समय के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस का जो स्वाद है उसको चखाने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट खुद से इनिशिएटिव लेके सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करे। तो अभी अगर इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई पॉलिसी देखे तो उसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जो आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, ओके, वो एक काफी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आप मान सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है, क्लेम में बहुत कम क्लेम दिया जाता है। 5 लाख का आपका प्रॉमिस है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग जो जाते हैं हॉस्पिटल, वो कंप्लेन करते हैं कि पूरा जैसे लाख का बिल हुआ तो 30,000, 29,000, 35,000 ऐसे ही पैसे लेते हैं। तो उसको पूरा तरीके से जो क्लेम है उसको देना जरूरी
होना चाहिए, तब क्या है ये इसका जो भी आउटकम है वो फुलफिल होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इन्फ्लेशन फॉल्स बट नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल का सबसे जो बड़ा जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर है। उनको दायित्व दिया गया है कि इन्फ्लेशन आपके 4% और प्लस माइनस 2% हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 6 तक जा सकता है जो आपका इन्फ्लेशन में चला गया, और माइनस में 4 से अगर माइनस हो तो 2 तक। ओके, तो अभी 2, 2.5, 3 के अंदर ही इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में आपकी अभी क्या है कि जो चीजें हैं सस्ती हो रही है, लोग उसको खरीद पा रहे हैं। ओके, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। ओके, और प्रोडक्शन अगर बढ़ता है इन्फ्लेशन घटने से, ओके, तो उससे क्या है एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन घट रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी क्या है आपका कंसिस्टेंट है, या फिर 4-5% आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है। तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना है? सिर्फ इन्फ्लेशन को टैकल करने में ही ध्यान नहीं देना है, जो भी और डिफरेंट आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है। नंबर 1 स्किल नहीं है। ओके, नंबर 2 आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्लो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है स्लो है। तो उसके लिए अभी स्लो है या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका वजह क्या है? आपका डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का एडिक्वेट अमाउंट में ना होना, एनर्जी एडिक्वेट अमाउंट में ना होना, एक्सेसिव रेगुलेशन रहना। तो इन सभी चीजों में भी ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, ऑलरेडी पूछी गई है। तो हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ देखा जा रहा है, तो उस जॉबलेस ग्रोथ को हमें क्या करना है? दूर करना जरूरी है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पास्ट में जो पूछे गए हैं। ओके, हाउ फार आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इफेक्टिव इन एंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो इसमें आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करें हाउ फार, कितना दूर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन टारगेट होने से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा। नो डाउट ग्रोथ आएगा इन्फ्लेशन को अगर टारगेट किया गया, कंट्रोल किया गया। लेकिन इससे जरूरी नहीं कि आरबीआई तो सड़क नहीं बना सकती है, आरबीआई स्किल नहीं दे सकती है, आरबीआई डीरेगुलेशन नहीं कर सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एंट्री लेना, इस सेगमेंट में अपना दायित्व निभाना जरूरी है। वही चीजें इसमें कही गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म। तो अभी ध्यान रखिएगा जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस का पार्ट है उसमें आपका ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के बारे में मेंशन किया गया है। इवन जो पॉलिटी पार्ट है उसमें भी मेंशन किया गया है, और जीएस पेपर 4 में भी ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, एथिकल गवर्नेंस, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, गुड गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी ये जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म का पार्ट है ये एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा मेंस में। ओके, तो अभी जो मिशन कर्मयोगी है उसके तहत क्या किया गया, या फिर आपके जो डिजिटल इंडिया है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स है, उसके तहत आपके जो आपकी डिफरेंट ऑफिस है उसको मैनुअल से क्या कर दिया गया, ऑटोमेटिक कर दिया गया है। ये सब काम अभी क्या है मोस्टली ऑटोमेटिक होने लगेंगे। तो ये आप इसमें एक देख सकते हैं कि ई गवर्नेंस या फिर आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ओके, ई क्रांति मिशन, ओके, देन आपका मिशन कर्मयोगी। तो इसके तहत क्या किया गया है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा आपका डिजिटाइज कर दिया गया है। तो अभी जो ब्यूरोक्रेसी का रोल है उसको फिर से रीडिफाइन करना जरूरी रहेगा, क्योंकि मैनुअल वर्क्स जब कम हो गए हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, सर्विलियंस का जो वर्क है, सुपरविजन का जो वर्क है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है, करप्शन के जो प्रॉब्लम्स है, उन सभी चीजों को कम करना जरूरी रहेगा। प्लस जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस है, समय पे सर्विस नहीं मिल रहा है क्या, पोर्टल डाउन है क्या, ओके, तो इन सभी चीजों में ध्यान देना जरूरी रहेगा। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट में, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का पार्ट में, इन सभी चीजों में, फिर रीवैल्यूएशन का पार्ट में ध्यान देना होगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा अभी तक हमारे देश में 2 एआरसी बनाई गई है। फर्स्ट एआरसी 1966 के लगभग बनाई गई थी, फिर सेकेंड एआरसी आपका 2005 में बनाया गया था। तो ये सेकेंड एआरसी का जो भी रिपोर्ट्स है, रिफॉर्म जो भी सजेशन दिए गए हैं, ओके, डिफरेंट सेगमेंट में, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि आप जब भी रिफॉर्म्स में, किसी भी रिफॉर्म में सेकेंड एआरसी का सजेशन लिखते हैं तो उससे आपका आंसर का जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ता है, जो ग्रेविटी है वो बढ़ता है। तो इसमें आपको ध्यान देना जरूरी रहेगा। ओके, तो कभी अगर एआरसी के बारे में कुछ रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आती है तो मैं उसको पढ़ा दूंगा आपको। ओके, और ध्यान रखिएगा हम क्लासरूम में इन सभी चीजों को कवर करते हैं, पूरा एआरसी रिपोर्ट्स को ही पढ़ाते हैं क्योंकि जरूरी है। ओके, और ध्यान रखिएगा आपको लगेगा कि एआरसी पढ़ाएंगे तो क्या एआरसी आपका पूछा जाएगा,
कोई भी चीज पढ़िए, आप बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव को देखते हुए पढ़िए, सब चीजें काम में आएंगी। ओके, सब चीजों को आपको बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको देखना जरूरी है। ओके, ऐसे जनरली आप कुछ भी मत पढ़ते रहिएगा, अगर पढ़ते भी है तो उसको एग्जाम के साथ कनेक्ट कीजिए, हर टेम्पलेट हर पॉइंट काम में आने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये आर्टिकल हमने कल कवर किया था, तो इसको एक बार आप देखिएगा, फिर भी मैं ऊपर से थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बनाया गया था 1989 में। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, फ्रांस पेरिस में है। और इसमें आपका इंडिया ने ज्वाइन किया था 2010 में। अभी एफएटीएफ का काम क्या है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट फाइट करना। तो अभी इंडिया क्या है, आपका टेररिज्म का विक्टिम है। ओके, इंडिया को टारगेट किया जाता है बाय डिफरेंट नेशन, लाइक टर्की हो या फिर पाकिस्तान हो, ओके, बांग्लादेश हो। तो इसीलिए अभी जरूरी क्या है, या फिर चाइना हो, तो इसलिए अभी जरूरी क्या है आपका, अभी चाइना जैसे आप सोचेंगे कि कैसे टारगेट करता होगा, इनडायरेक्टली तो करता ही है ना, डायरेक्ट ना हो तो। ओके, और पाकिस्तान तो डायरेक्ट करता है, बांग्लादेश भी बहुत समय डायरेक्ट आपका स्पॉन्सर करता है। ओके, टेररिस्ट को पनाह देना वही हो गया स्पॉन्सर करना। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो एफएटीएफ है, तो इसमें हमें जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफएटीएफ क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करता है। ओके, टेरर फाइनेंसिंग को कर्व करता है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स के ऊपर एक्शन लेता है, और जो नेशन सपोर्ट करती है, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो सपोर्ट करती है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाता है। तो पाकिस्तान को हमने क्या किया था, ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था थ्रू एफएटीएफ, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो गए थे। 2008 का जो आपका मुंबई टेरर अटैक था, 26/11 का। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, तो ये इसको एक बार ध्यान से रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडिया पहले से इसका मेंबर नहीं है, 2010 में इसने ज्वाइन किया था। ओके, अभी फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में आ जाए, ताकि इसके ऊपर सैंक्शन लगे, ताकि इसको एक सबक मिले कि टेरर स्टेट अगर टेररिज्म का पॉलिसी अपनाता है, प्रॉक्सी के हिसाब से लेता है टेररिज्म को, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ओके, तो इन सभी चीजों को हम मेंस में, प्रीलिम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एशिया वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज। तो ये लगभग हम 4-5 नंबर टाइम्स इसको कवर कर रहे हैं। तो एशिया अभी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आपका वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, स्पेशली अभी वार्मिंग की वजह से। ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड्स यंगेस्ट फॉल्ट माउंटेन रेंज, जो हिमालय है, तो अभी हिमालय इंडिया के नॉर्थ में है, और मोस्ट ऑफ द हिमालय का जो आपका साउदर्न पार्ट है इंडिया से ही गुजरता है, आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके अप टू आपका पूर्वांचल तक। ओके, तो अभी क्या है, इंडिया का जो लाइफलाइन है वो डिफरेंट जो मेजर रिवर सिस्टम है और माइनर रिवर सिस्टम है, वो इसका लाइफलाइन है। और ये लाइफलाइन का जो आपका सोर्स है वो है आपका हिमालयन ग्लेशियर्स। तो अभी जब आपका वार्मिंग की वजह से जब आइस मेल्ट हो रहा है, तो उससे क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक्सेसिव ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आपके डाउनस्ट्रीम में बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है। ओके, आपके जो खेती बाड़ी है वो बर्बाद हो रहे हैं, इससे आपका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसका देख सकते हैं। तो अगर ये आपका ऐसे बरकरार रहा और ग्लोबल वार्मिंग को आपका अरेस्ट नहीं किया गया, इसको रोका नहीं गया ग्लेशियर मेल्टिंग को अगर स्टॉप नहीं किया गया, उसका जो लिमिट, एक्सेसिव लिमिट है उसको, तो उससे क्या होगा, इन फ्यूचर सूखा जैसा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, और अभी हम देख सकते हैं WMO का जो रिपोर्ट है, IMO का जो रिपोर्ट है, जिससे हम आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हीट वेव्स हो, ओके, या फिर आपके इरेटिक रेनफॉल हो, कहीं पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल होना, कहीं पे लेस रेनफॉल होना, तो ये सभी चीजें क्या कर सकती है, आपके एशिया को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है, और एनवायरनमेंट के सेगमेंट से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। आई होप चीजें आपको समझ में आई। कोई डाउट रहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ।